हेलो पैथोजन, कैसे हैं आप लोग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, जहां से हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन हेल्थ कैसे ख़राब हो सकती है, कैसे अच्छी हो सकती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ह्यूमन के हेल्थ को ख़राब करते हैं, बिगाड़ते हैं, जिनकी वजह से डिजीज़ होती है। जब ये टर्म्स आया था, हेल्थ के बारे में टर्म्स आया था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई हुई थी कि हेल्थ क्या है, डिजीज़ क्या है। इसके बहुत सारे डिफिनेशन देने के प्रयास किए गए, जिसमें से एक सटीक डिफिनेशन जो मुझे सही लगती है या जो आप सभी को सही लगनी चाहिए वो यही है कि हेल्थ का एस्पेक्ट या हेल्थ जो रिलेटेड है वो किस चीज़ से है। टोटली किसी भी ह्यूमन बींग्स का टोटली वेल बीइंग होना मल्टीपल एस्पेक्ट्स में, लाइक सोशल, फिजिकल, मेंटल, फिजिकली वेल बीइंग होना, यानी आप मेंटली और सोशली अगर फिजिकली इमोशनली वेल बीइंग हैं, हर एक एस्पेक्ट में आप सही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तब आपका माना जाता है कि हेल्थ सही है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपके हेल्थ को ख़राब करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथ्स, प्रोटोजोअन्स, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी दुनिया है जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकती है, जिनमें से कुछ एक को लेकर हम लोग पार्ट 1 में प्रेजेंट हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमन के हेल्थ को सबसे गंदे तरीके से बिगाड़ने का काम करता है, जिसमें से बहुत सारे डिजीज़ हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और सीयूईटी एक एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के बाद, जो क्लास 12th बच्चे पास हो जाएंगे वो एग्ज़ाम देंगे सीयूईटी का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जहाँ से ये सवाल आते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये वो हॉट जोन है जहाँ से डायरेक्ट बेसिस पे सवाल आएंगे और आपको सॉल्व करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है? एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे सारी की सारी डिजीज़ जो हम लोग ग्रुप लेकर आएंगे वो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती है। तो डिजीज़ में जो कॉज करने वाले एजेंट होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं, जिनकी वजह से डिजीज़ होती, बीमारी होती, उनको पैथोजन बोलेंगे। इन्फेक्शन क्या है? उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करना इन्फेक्शन है, लेकिन रेजिस्ट कर जाना, अपनी लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर देना, तब ये डिजीज़ कहलाएगी। यानी इन्फेक्शन अलग है और डिजीज़ क्या है? अलग है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कॉज होती है पैथोजन साल्मोनेला टाइफी से। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया टाइफाइड डिजीज़ कॉज करता है, जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है, कैसे फैलता है ये डिजीज़ होती कैसे है? जनरली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, यानी गंदे खाने और गंदे पानी में ये बैक्टीरिया आपका पाया जाएगा, और जब आप वही गंदा फूड या पानी जब आप कंज्यूम करते हैं, तब ये बैक्टीरिया उसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और आपको डिजीज़ कॉज करता है। लेकिन फूड और वाटर के अलावा भी ये माइग्रेट कर सकता है अदर ऑर्गन्स तक वाया ब्लड, यानी अगर ये आपके इंटेस्टाइन तक जा रहा है, ज़्यादातर इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन उसके अलावा भी ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होके या माइग्रेट करके आपके अदर ऑर्गन तक जा सकता है। तो यहाँ तक ये पॉसिबिलिटी रखेंगे। सिम्टम कौन कौन से हैं? अगर आप मान लीजिए आपको टाइफाइड है, भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको टाइफाइड है, तो ऐसे सिम्टम्स कौन कौन से सामने आ सकते हैं? जैसे सस्टेन्ड हाई फीवर, लगातार बुखार का बना रहना। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? लगभग 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का जो बुखार है, ये फीवर है, ये बना रहेगा। वीकनेस, जब ये बीमारी आपको होगी तो आपको कमजोरी महसूस होगी। साथ ही साथ में स्टमक पेन, इंटेस्टाइन वाले पोर्शन के आसपास, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि स्टमक का पोर्शन पार्ट है, अंदर आप जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगी आपको, वहाँ पे आपको दर्द का अनुभव होगा। साथ ही साथ में कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, अनिद्रा की कमी और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। इंटेस्टाइनल, लेकिन जो इसका सबसे सीवियर केस है, सबसे घातक रूप है, वो है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंतों में मरोड़ा का आना। और ये डिजीज़ जब सीवियर केस में पहुंच जाती है, यानी यहाँ तक पहुंच जाएगी, तब इस केस में डेथ को लीड करता है, यानी मृत्यु तक होने की संभावना बन जाती है। एक केस आया था यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि किसी की ह्यूमन बॉडी को या किसी को व्यक्ति को टाइफाइड है, तो हम पहचानेंगे कैसे उसको टाइफाइड है? एक टेस्ट होता है यहाँ पे, जैसे बहुत सारे टेस्ट आपने सुने होंगे, यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, फलाना टेस्ट है, ढिमका टेस्ट है। वैसे ही एक टेस्ट आता है जिसका नाम है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट में क्या करते हैं? ये कंफर्म करते हैं कि हाँ आपको ये डिजीज़ है। कैसे कंफर्म करेंगे? इसमें बॉडी का वो पार्ट, वो टिश्यू कलेक्ट करेंगे और उसके एनालिसिस के बाद बताया जाएगा कि हाँ आपको साल्मोनेला टाइफी वहाँ पे देखा गया है, इसका मतलब ये डिजीज़ है, हो सकती है, संभावना है। एक केस स्टडी आई हुई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो नीट में सबसे ज़्यादा बार आया है। नीट में आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं और नहीं आ सकता। ये हो सकता है सीयूईटी में अगली बार, इस बार जो सीयूईटी एग्ज़ाम हो वहाँ फिर से आ जाए। तो मैरी मेलोन एक पेशेवर शेफ़ थी जो खाना बनाती थी,
उनके थ्रू ये डिजीज़ क्या हुआ, काफ़ी लोगों में फैला। खाना बना रही हैं, टाइफाइड फैला रही हैं, खाना बनाते जा रही हैं, किचन में बढ़िया सा परोस रही हैं, सब लोग आ रहे हैं रेस्टोरेंट में, इनके बैठ रहे हैं, खिलाए जा रहे सबको क्या हो रहा है, टाइफाइड बांटती जा रही फ्री में। मतलब खाना तो बांट रही हैं, पैसा भी ले रही हैं, साथ में डिजीज भी दे रही हैं। और डिजीज कौन सी, टाइफाइड वाला। इसलिए ये वहाँ से वायरल हो गई। इनका नाम क्या था, मैरी मलोन, जिनको हम लोग टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सवाल, ये केस स्टडी आपके लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगली बैक्टीरियल डिजीज है हमारे पास न्यूमोनिया। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है न्यूमोनिया जो है वायरल डिजीज है। नहीं, न्यूमोनिया वायरल डिजीज नहीं है, न्यूमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है जो 2 बैक्टीरिया से कॉज हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यहाँ पे टर्म आएगा, आप इसको वायरस मत समझिएगा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये वो बैक्टीरिया हैं जो ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, करते भी हैं। इनका जो टारगेट ऑर्गन है, यानी इनकी वजह से जो ऑर्गन अफेक्टेड होगा, यानी खराब होगा, जिस दुष्प्रभावित होगा ऑर्गन, वो कौन सा है, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स का एल्वियोलाई, लंग्स आप जानते हैं राइट एंड लेफ्ट लंग्स, ट्रैकिया आता है, देन उसके बाद क्या आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल्स आते हैं। और वो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं लास्ट में कहाँ पे, एक छोटे छोटे ट्यूब में, एयर फिल्ड सैक में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई या एयर सैक्स कहते हैं। ये वही वाला पार्ट है। कह रहा है कि ये लंग्स का एल्वियोलाई ये अफेक्ट करते हैं। एल्वियोलाई में होता क्या है, उस समय एक फ्लूइड भर जाता है। जब निमोनिया डिजीज होगी तो इस केस में ज़्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है। निमोनिया एक ऐसी डिजीज है जो ज़्यादातर छोटे बच्चों में, 5-7 साल 8 साल के बच्चों में पाया जाता है। बड़े बच्चों में या बड़े होने पे ये बीमारी आपको नहीं होगी, नहीं होने को देखने को मिलती, अभी तक तो नहीं मिली है, ठीक है। तो एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, इसमें फ्लूइड भर जाता है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा, लंग्स नॉट अफेक्टेड। किसी भी केस में, इस केस में आपका लंग्स अफेक्टेड नहीं हो रहा है, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स अफेक्ट होगी, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल। एरोसॉल क्या मतलब, तो जो छोटे छोटे महीन पार्टिकल है जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, उनको एरोसॉल कहा जाता है, ठीक है। इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल रिलीज्ड बाय द एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो खांसते, बात करते समय, छींकते समय क्या करता है, एरोसॉल या ड्रॉपलेट जो है रिलीज कर रहा है और अब उसके कांटेक्ट में आ गए, यानी ये कम्युनिकेबल डिजीज है। आप ऐसे व्यक्ति के आसपास रहते तो ये इन्फेक्शन आपको भी होने की संभावना है। शेयरिंग ग्लासेस, जो भी आप ग्लासेस शेयर कर सकते हैं, कपड़े शेयर कर सकते हैं, बर्तन शेयर कर सकते हैं, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ बैठ के आप खाना खा रहे हैं, कपड़े उपड़े शेयर कर रहे हैं, तो ये बीमारी आपको होने की पूरी के पूरे चांसेस हैं। सिम्टम्स क्या बनते हैं निमोनिया में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सबसे पहले सांस लेने में समस्या आएगी, फीवर हो सकता है, फीवर होगा, चिल्स, कपकपी, कफ का बनना, हेडेक का होना, सरदर्द का होना। लेकिन सीवियर केस में, यानी जो इसका सबसे लास्ट पार्ट है कि निमोनिया अपने चरम पे है, अब आपको निपटा के ही मानेगा, यानी आप मरेंगे। किस केस में मरेंगे, जब सीवियर केस होगा निमोनिया का, तब आपके लिप्स एंड फिंगर्स ये ग्रे कलर से ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी नाखूनों का कलर देखेंगे तो क्या है, ग्रे कलर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। लिप्स का कलर क्या दिखाएगा, ग्रे कलर दिखाई देगा, हो सकता है पिंक दिखाई दे, लेकिन जब पिंक और ग्रे से कन्वर्ट होकर कहाँ पहुँच जाए, ब्लूइश कलर में, हल्का नीले रंग का होने लगे, तो समझ जाइए कि निमोनिया अपने चरम पे है और आप अपने आखिरी दिनों को गिन रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है वायरल डिजीज। एक छोटा सा डिजीज और कुछ शॉर्ट डिजीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो बड़ी डिजीज हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। जैसे आपका आ जाएगा वहाँ पे मलेरिया के सिम्टम्स, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। अभी के लिए वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में एक सबसे कॉमन है कॉमन कोल्ड। अच्छा, नाम ही है इसका कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड डिजीज को कॉज कौन करता है, कॉज करने वाला है राइनो वायरस, और जो ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं राइनो वायरस से वो है नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। अगेन नॉट द लंग्स, लंग्स अफेक्टेड नहीं हो रहा है, कह रहा है सिर्फ नोज हो रहा है, रेस्पिरेटरी पैसेज हो रहे हैं, इसके अलावा लंग्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इस बीमारी का, वही, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है, इजीली ट्रांसमिट होती है, तो इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीजेस। आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, कफ बन रहा है, सामने कोई व्यक्ति आ गया, आपने उसके ऊपर स्नीजिंग कर दी, तो ये क्या हो जाएगी, बीमारी उसको हो जाएगी। या फिर थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए हमारे हाथ में ये पेन है, हमको स्नीजिंग हो रही, हम अच्छी इसी में कर रहे हैं, हाथ में ये पकड़े हुए हैं, अब हमने इसको यहीं पर रख दिया, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, बिना किसी प्रिकॉशंस के या बिना इसको सैनिटाइज किए वो वापस इसको उठाएगा, लिखना शुरू करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे किया, छुआ, अपने माउथ के आसपास टच किया, नोज के आसपास टच किया उसने अपने उसी गंदे हाथों से, इन्फेक्टेड हाथों से, तो ये बीमारी क्या हो जाएगी, उसको हो जाएगी। क्योंकि ये वायरस मरेगा नहीं, वायरस मरता भी नहीं है, और वायरस का जो नॉन लिविंग पार्ट होता है, जिसको लोग वायरॉन्स के नाम से या विरियॉन्स के नाम से जानते हैं, वही जाके क्या करेगा, बाद में वहाँ पे फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, फिर से बीमारी फैला देगा। सिम्टम्स क्या बनते हैं वायरल डिजीज में, यहाँ पे नेसल कंजेशन, नाक का जाम हो जाना, चक्का जाम हो जाता है जैसे, वैसे नाक का जाम हो जाना, एंड डिस्चार्ज, या फिर कहते हैं कि ये डिस्चार्ज होगा, एकदम सुड़सुड़ी की तरह नाक बहने लगेगी। फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सोर थ्रोट, गले में खराश, कफ का बनना, हॉर्सनेस, खरखराहट का आना और टायर्डनेस, थकान फील होगी आपको। लेकिन
जब भी कोल्ड की, इसमें कोई दवा नहीं लगती। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, हम जनरली डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं, ट्रीटमेंट भी बता सकते हैं, लेकिन सब कॉमन कोल्ड की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप कितना भी दवा खाओ, एंटीबायोटिक्स खाओ, फलाना ढिमका खाओ, सही नहीं होने वाला। क्यों नहीं सही होने वाला है? क्योंकि ये वायरस अपनी लाइफ साइकिल 3 से 7 दिन तक खत्म करने के बाद ही जाएगा, और 3 से 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट टाइम आपको बताया जा रहा है, उतना रहने के बाद ही खत्म होकर तब क्या करेगा, ये बीमारी, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट भी है मेरे ख्याल से यहाँ पे, फंगल डिजीज, जो कि रिंगवर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, फंगल डिजीज लास्ट डिजीज है आज के इस लेक्चर के लिए, जिसमें रिंगवर्म को हम लोग पढ़ेंगे। रिंगवर्म दाद के नाम से जाना जाता है। दाद गर्मियों में होने वाली एक सबसे कॉमन बीमारी है। क्यों? क्योंकि फंगस हमेशा वहीं ग्रो करते हैं। कहाँ पे? फंगस हमेशा वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पे उनको हल्की हीट मिलती रहे, साथ में मॉइस्चर मिलता रहे, यानी गर्म भी रहे प्लस चिपचिपाहट, नमी बनी रहे। फंगस को ग्रो करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन वही है। ठीक है, तो इस केस में क्या कह रहे हैं, रिंगवर्म का जो पैथोजन है वो है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्मोफाइटॉन। तो एपिडर्मो मतलब स्किन से रिलेटेड है, तो ये जनरली स्किन के ऊपर ही डिजीज कॉज करेंगे, डर्मिस की लेयर के ऊपर ही डिजीज कॉज होती है, इनके सिम्टम्स दिखाई देंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है फंगस डिजीज का? फ्रॉम सॉइल, मिट्टी में पाए जाते हैं तो ये वहाँ से ट्रांसमिट हो सकते हैं प्लांट के लिए, लेकिन एनिमल और हम जैसे ह्यूमंस के लिए कहाँ ट्रांसमिट होते हैं ये? यूजिंग टॉवेल, वही भीगा हुआ गंदा सा तौलिया घर में सब शेयर कर रहे हैं, क्या होगा, बीमारी फैलेगी। कपड़े आज मैंने पहने हैं ये वाले, कल कोई और पहन ले यही, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, पसीना वसीना हो रहा है, बढ़िया से पसीना सोख रखा हुआ है, अब ले जाएंगे उतार देंगे, कोई और पहन लेगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये जो मॉइस्चर और हीट का एक्सचेंज हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है। साथ में आप कपड़े शेयर कर रहे हैं या कंघी शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये बीमारी फैलेगी। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प टू ग्रो, किसको ग्रो कर रहे हैं? फंगस को। फंगस को ग्रो करने के लिए हीट और मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए। इस केस में क्या बनता है यहाँ पे, सिम्टम्स क्या है? ड्राई स्केली लेशंस ऑन स्किन, आपके स्किन के ऊपर सूखी सी एक स्केल, पतली पतली पपड़ियाँ बनने लगेंगी, साथ में नेल्स, या जो नेल्स है आपको सिम्टम वहाँ पे देखने को मिल सकता है, स्कैल्प्स बने लेंगे, पपड़ियाँ बनेंगी, और सबसे सीवियर केस में इंटेंस ईचिंग होती है। ठीक है, रिंग वर्म क्यों कहते हैं इसको, है ना, कई बार इसको फेरी रिंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है। फेरी रिंग वर्म क्यों कहते हैं या फेरी डांस क्यों कहते हैं? एंशियंट टाइम पे जरा देखिएगा एक बार कैसा हुआ था कि जब कुकुरमुत्ता देखा है, मशरूम भी तो फंगस है, कैसे ग्रो करता है? ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और कहते हैं शुरू में ये रिंग छोटा रहता है, बाद में ये रिंग बड़ा हो जाता है, फिर ये रिंग और बड़ा हो जाता है। ऐसा रिंग, इसको फेरी रिंग क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया कि वो जो एंशियंट टाइम में परियां आसमान से उतरती थीं, फिर वो गोला सा घेरा बना के ऐसे राउंड एंड राउंड डांस करती थी, और जब चली जाती थी तो वहाँ पे नीचे मशरूम उगता था। तो उन जाहिलों को जिनको पता ही नहीं था कि नीचे ऑर्गेनिक मैटर दबा हुआ है, इसकी वजह से फंगस वहाँ पे ग्रो कर रहा है, उनको ये लगता था कि परियां आती हैं वहाँ पे नाचती हैं, और उनके नाचने की बाद जब वो चली जाती हैं तो वहाँ पे वो ऐसे सर्कल वाला जो है मशरूम ग्रो कर जाता है, यार फेरी रिंग बन जाता है। तो उसी को वो लोग जो है आशीर्वाद वरदान फलाना मानने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे जब गले वगैरह पे कभी आपको दाद बनेगा या होगा, बना हुआ होगा कभी, तो ध्यान दीजिएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। रिंग पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है, बड़ा होता चला जाता है, फैल जाता है। इस वजह से इसका नाम रिंगवर्म है, और इसको हम लोग फेरी रिंग के नाम से भी जानते हैं। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वायरल डिजीज यानी प्रोटोजोन डिजीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।